नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खास चर्चा। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आज बात करेंगे सरगुजा संभाग पर। आखिर सरगुजा संभाग का महाराज कौन है? छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 चुनाव का पहला चरण का मतदान जो है वो पूरा हो चुका है, जिसमें बस्तर और दुर्ग संभाग की नक्सल प्रभावित 20 सीटों पर मतदान किया गया है। और अब प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टियों का फोकस जो है, नजर जो है वो सरगुजा संभाग पर बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि बस्तर संभाग का जो भी जीत गया उसे सत्ता की चाबी मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस्तर से साल 2013 में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी। वहीं बात करें तो सरगुजा संभाग की, तो यहां कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से एससी और एसटी सीटें जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं। साल 2018 में हुई विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को सरगुजा संभाग से एक तरफा जीत मिली और पूरे की पूरी 14 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने कब्जे में की। और अब दोनों ही पार्टियों का फोकस जो है वो सरगुजा संभाग पर बना हुआ है। तो इसी पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। तो बस्तर के बाद अब सरगुजा संभाग पर बीजेपी और कांग्रेस की नजर बनी हुई है। सरगुजा संभाग की अगर बात करते हैं 2018 के चुनाव की, तो यहां पर 14 की 14 सीटें जो है वो कांग्रेस के कब्जे में गई। तो चलिए उससे पहले चर्चा शुरू करें, उससे पहले आपको सुनवाते हैं दिग्गजों की ओर से आई हुई प्रतिक्रियाएं। कल 20 सीटों के लिए हुए पहले चरण के चुनाव में जनता ने कांग्रेस सरकार के 5 साल की वादा खिलाफी के खिलाफ आक्रोश दिखाते हुए जो मतदान किया है वह निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए है, क्योंकि जनता जानती है कि 2018 में जो विकास की रेल रुक गई है, भाजपा सरकार आने के बाद बढ़ेगी। अब अगला चुनाव सरगुजा और बची हुई सीटों पर है। जनता ने देखा है कि कैसे सरगुजा और बाकी सीटों में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की आपसी लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता का नुकसान हुआ। देखिए, बस्तर में जो कांग्रेस की लहर कल दिखी है और जनता में जो उत्साह कांग्रेस के प्रति दिखा है, पूरे प्रदेश में ही लहर है। चाहे वो दुर्ग संभाग हो, चाहे सरगुजा संभाग हो, चाहे बिलासपुर संभाग हो, रायपुर संभाग हो, कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल दिख रहा है। पूरे प्रदेश में भूपेश है तो भरोसा के नारे गूंज रहे हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रदेश के किसान, नौजवान, माता बहनें भरोसा कर रही है। और कांग्रेस ने जो लक्ष्य तय किया है 75 से अधिक सीट जीतने का, उस दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। हम बस्तर में भी जनता के प्रति, जनता का हमारे प्रति विश्वास दिखा है, सरगुजा में विश्वास दिख रहा है, पूरी जगह कांग्रेस का माहौल दिख रहा है। जिस तरीके से पार्टियों की नजर जो है वो सरगुजा संभाग पर बनी हुई है, ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर सरगुजा संभाग से क्या समीकरण निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल 2018 की अगर बात करें तो यहां पर 14 की 14 सीटें जो है वो कांग्रेस के पक्ष में गई और अब यहां पर बीजेपी जो है पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आखिर इन सीटों को अपने कब्जे में कैसे किया जाए। तो दोनों ही पार्टियों की नजर जो है वो सरगुजा संभाग पर बनी हुई है। एक तरफ जहां राज परिवार से आते हैं टीएस सिंहदेव, उनका गढ़ माना जाता है सरगुजा संभाग, और यहां पर बस्तर के बाद सरगुजा संभाग पर फोकस पार्टियों का। इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं एतराम साहू, बीजेपी पैनलिस्ट हैं। साथ ही हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं अनिल सिंह चौहान, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ आशीष तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तो सबसे पहले एतराम जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। यहां पर बस्तर संभाग के बाद अब सरगुजा संभाग पर पार्टियों की नजर है, बीजेपी की भी खास नजर है। क्या लगता है सरगुजा संभाग का सरताज महाराज कौन? सरगुजा संभाग है वो बस्तर संभाग की तरह भी जनजाति बाहुल एरिया है और जनजाति बाहुल एरिया में भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में जो युक्त परचम लहराया था, 2003 के बाद 2018 तक लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास में इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भूमिका निभाई थी, उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को फिर से, चाहे बस्तर संभाग हो चाहे सरगुजा संभाग हो, ये जनता पसंद कर रहे हैं। और एतराम जी, 2003 से 2018 तक अगर जनता ने पसंद किया है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2018 में एक भी सीट बीजेपी के पक्ष में नहीं आई, 14 की 14 सीटें कांग्रेस के कब्जे में? साक्षी जी, जनता जनार्दन है और जनता परिवर्तन चाहिए, तो जनता के बीच में हम क्या बोल सकते हैं। पर जो 2003 से 2014 तक लगातार, 2018 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वहां 3 में 10 सीट, 2008 में 9 सीट और 2013 में 7 सीटें जीती। तो इन सीटों में जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया, बस्तर और सरगुजा दोनों क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया, विश्वविद्यालय की स्थापना की,
जनजाति क्षेत्रों में लगातार उन्होंने जनजाति को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो कार्य किए। और अभी जो हमारे केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 12 त्रुटि जनजाति जो त्रुटि थी उनको सुधारने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, तो जनजाति समूह ये समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, और भी चर्चा आपसे करेंगे। अतराम जी लौटूंगी आपके पास। अनिल सिंह चौहान भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अनिल जी, सीधे आपका रुख करूंगी। यहाँ पर सरगुजा संभाग में 2018 में कांग्रेस ने काफी अच्छा यहाँ पर प्रयास किया, 14 की 14 सीटें आपके पक्ष में आई। इस बार की क्या तैयारी है और किस तरह से देख रहे हैं आप? जनता ने 2003 में, 2008 में, 2013 में जो आप बात कह रही थी, जनता ने देखा कि वो वोट तो देते हैं कांग्रेस को और 5-6 सीटों से बीजेपी हर बार जीत जाती थी, वो बहुमत में आ जाती थी। 5-6 सीटें अगर उनकी निकाल के कांग्रेस की तरफ डाल दी जाए तो हम सरकार में आ जाते। ये खेल होता था उस समय के वरिष्ठ नेता अजीत जोगी जी के तहत। जब कांग्रेस ने इसकी पहचान की, रिकॉग्नाइज किया कि कहाँ ये गड़बड़ी हो रही है, जोगी जी जब बाहर हुए उसके बाद जनता को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति, वनांचल के लोगों का छत्तीसगढ़ का लगातार शोषण कर रही है। 15 वर्षों में हासिल आया शून्य है। तब जनता ने जाके ऐसा मैंडेट दिया कि आज आप देख पा रही होंगी 71-72 जनता ने जो निर्णय लिया था, अनिल जी, जनता ने जो निर्णय लिया था ये सोचकर लिया था कि राज परिवार से आते हैं टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। चुनाव सामने आए, उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्या लगता है जनता के जो मुद्दे थे इस बार भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि भरोसा तो है नहीं जीत पाए कांग्रेस? देखिए साक्षी जी, जनता ने सिर्फ एक मुद्दे पे कांग्रेस को वोट नहीं दिया। बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस ने जो कहा कि हम कर्ज माफी करेंगे, धान की कीमत देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरह हम सिगूफेबाजी नहीं करेंगे, और हुआ भी वही। कांग्रेस की सरकार बनने के चंद घंटों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसानों की कर्ज माफी का निर्णय लिया। धान की कीमत के लिए उन्होंने चुनावी वर्ष का इंतजार नहीं किया। उसी समय एट ए टाइम धान की कीमत 2500 रुपए निर्धारित कर दी गई, जो आज 2800 पहुंच गई है। कांग्रेस ने स्वसहायता समूहों के ऋण माफ किए, वनोपज 5 से 67 खरीदे जाने लगे, चीट फंड कंपनियों पे कार्रवाई प्रारंभ की। लगातार कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के जिस तरह 96% वादों को पूरा करने का काम किया। सवाल लेकिन ये है कि जिस तरीके से 2018 में जो नतीजे आए सरगुजा संभाग के, क्या वो वापस आ पाएंगे? क्योंकि आपके मंत्री ने भी ये साफ कहा है कि जरूरी नहीं है कि हर बार शतक लगे। सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा गया था। देखिए साक्षी जी, जरूरी नहीं कि हर बार शतक लगे तो 90 से 98, 99 बनेगा। एक आध सीट अगर धोखे से कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत गई किसी और एक्सप्रेशन में तो अलग बात है, लेकिन हम अपना प्रदर्शन दोहराएंगे बस्तर में भी और सरगुजा में भी। चलिए, वो आने वाला वक्त बताएगा किस तरीके से नतीजे आते हैं। और भी चर्चा आपसे करूंगी। आशीष तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से बस्तर संभाग पर चुनाव हो चुके हैं, यहाँ पर पहले चरण की, दूसरे चरण की बात करें तो 17 नवंबर को है, लेकिन अब सरगुजा संभाग पर काफी फोकस जो है वो पार्टियों की ओर से देखा जा रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? आखिर क्या लगता है सरगुजा संभाग का इस बार महाराज कौन बनने वाला है? कुर्सी किसके पक्ष में? देखिए साक्षी, जिस तरह से अमूमन छत्तीसगढ़ में जब चुनाव होता है तो हम बस्तर की बात अक्सर करते हैं, लेकिन सरगुजा जो है, इस बार जो सरगुजा में जो सियासत है वो बस्तर से कहीं ज्यादा तेज चल रही है। सरगुजा में कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार ज्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं, इसलिए ये कहना बहुत कठिन है कि क्या कांग्रेस अपना प्रदर्शन फिर से वहां दोहरा पाएगी। ऐसा तो खुद जैसा कि आपने खुद कहा कि टीएस सिंहदेव जो वहां से अगुवाई करते हैं पूरे वहां की राजनीति को, तो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस जरूरी इस बार ऐसा नहीं है और हर बार 14 में 14 सीट आना उससे। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो कई ऐसे फैक्टर हैं कांग्रेस के अंदर भी। कांग्रेस को कई बागियों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। कई सीटों पर वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को अपने ही नेताओं से चुनौती मिल रही है। ये बड़ा मामला है सरगुजा में। इसके अलावा जो हसदेव वन अभयारण्य वाला क्षेत्र वाला मामला था, हाथी एक बहुत बड़ी समस्या है। नक्सल के पैरेलल समानांतर जो है हाथी एक बड़ी समस्या है, जिसके बारे में 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल, ये बड़े मुद्दे हैं आशीष जी, लेकिन जिस तरीके से कोई चर्चा नहीं हुई इसकी। तो हाथी जो ग्रामीण इलाका है ये इसको देख रहा है कि हाथी को लेकर भाजपा ने, हालांकि अपने घोषणा पत्र में एक लाइन जरूर हाथी के लिए समस्याओं के लिए डाला है, लेकिन उतनी प्रमुखता से उसको जगह नहीं दी गई है। कांग्रेस ने इस पर कोई जिक्र नहीं किया है। तो सरगुजा को अगर समझने वाले लोग और हाथी को अगर नजरअंदाज करेंगे, सरगुजा में अगर हम जो होने वाले जो बगावत है उसको नजरअंदाज करेंगे, गोंगपा की जो वहां पर
धमक इस बार हुई है। बिल्कुल आशीष जी, ये बड़े मुद्दे जो है वो आप बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये देखा जाए 2018 में जब हमने देखा, 2017 में दौरा हुआ राहुल गांधी का, बड़ा यहां पर वादा किया गया किसानों की कर्ज माफी को लेकर, और सरगुजा की 14 सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में गई। क्या लगता है टीएस सिंहदेव को भी अगर देखा जाए मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उप मुख्यमंत्री बना दिया चुनाव के समय में, तो इसका जो जनता को क्या फायदा इससे मिलेगा? बीजेपी को फायदा मिल सकता है क्योंकि नाराजगी सरगुजा संभाग की आज भी है, यहाँ की जनता की। जनता कितनी प्रभावित होती है नहीं होती इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 2018 में जब शिक्षक कर्मियों की नियमितीकरण की घोषणा हुई थी, डॉक्टर रमन सिंह ने, उन्होंने अंबिकापुर से ही की थी, फिर भी वहां की जनता ने नकार दिया था भाजपा को पिछली बार। तो घोषणाओं का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, बड़े नेताओं की आमद का वहाँ असर होता है नहीं होता है अलग बात है, लेकिन मैं जमीनी मुद्दों की बात कर रहा था, जो जमीनी मुद्दे हैं सरगुजा के, और उसके अलावा राजनीतिक मुद्दे जो हैं, चाहे आप चिरमिरी और बैकुंठपुर वाले की हिस्से को ले लें, या फिर आप उत्तर में बलरामपुर जिले के जो रामानुजगंज सीट है वहां पर बिल्कुल ये मुद्दे आपने बताए हैं। एहतराम जी, सीधे आपका रुख करूंगी मैं। 14 की 14 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में, कितना चुनौती मान रहे हैं आप बीजेपी के लिए, और कितने प्रयास यहां पर करने की जरूरत है, क्योंकि एक भी सीट आपके पक्ष में नहीं है? जनता को कैसे साधेंगे? दूसरे चरण का चुनाव भी बहुत ही नजदीक है। साक्षी जी, 2003 में जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीट हासिल की थी और 2018 में हमें एक भी सीट नहीं मिला। वहाँ के जनता को ये समझ में आ गया कि कांग्रेस सरकार जड़, जंगल और जमीन के प्रति कितना समर्पित है। उन्होंने जो 2011 में आदिवासी आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने 20% किया था, 20% को 32% किया था, उस आरक्षण को उनके द्वारा सही डाटा नहीं देने के कारण वापस कर दिया गया। और 2012 में हम सरगुजा संभाग में राज्यपाल की अनुमति से 100% आरक्षण देते थे आदिवासी भाइयों बहनों को, वो भी यथावत नहीं रख पाए और लगातार आदिवासियों का लगातार शोषण करते रहे। इनकी उन सब को जानकारी है, ये सब एहसास कर रहे हैं, उसी का हमको फायदा मिलने वाला है। दूसरी बात, हमारे कितनी सीटों पर आपको फायदा मिलेगा एहतराम जी? आपकी पार्टी को कितनी सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको? हम 2003 से ज्यादा सीट लाएंगे। 2003 में हमने 10 सीट लाई थी, हम 2003 से ज्यादा सीट लाएंगे। और जैसा कि अनिल सिंह जी ने कहा था कि वो घोषणा पत्र, उनके पूरे घोषणा पत्र इस बार भी रिपीट हो रहे हैं। मतलब पिछले बार उन्होंने घोषणा पूरा नहीं किया, उनके आधे से ज्यादा वादे कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, आधे अधूरे वादों से कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है वो 2-3 पार्टियों का घोषणा पत्र देखकर, यानी कि कॉपी पेस्ट का यहाँ पर मामला बताया। हम छत्तीसगढ़ के जनता की समृद्धि, छत्तीसगढ़ की जनता की खुशहाली, छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों की खुशहाली, छत्तीसगढ़ के किसान, बुजुर्ग, नौजवान, वृद्ध, सबके खुशहाली के लिए हमने योजनाबद्ध तरीके से हम 4 महीने से घोषणा पत्र बना रहे थे। सब जगह हमारे वरिष्ठ नेतागण घूम घूम कर चलिए उम्मीद करते हैं, जिस तरीके से आप 10 सीटों की बात कर रहे हैं जीत के लिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी 10 सीटें आए। अनिल जी, आपका रुख करूंगी, यहाँ पर 10 सीटों में जीत के लिए दावा करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी पैनलिस्ट। देखिए, अंबिकापुर में एक बात आपने उठाई थी कि टीएस सिंहदेव जी को नेतृत्व नहीं मिला। मैं आज भी ये मानता हूं कि पूरी कांग्रेस और प्रदेश की जनता भी जानती है कि टीएस सिंहदेव आज भी हमारे बहुत कद्दावर और महत्वपूर्ण नेता है। और जैसे पहले जय वीरू का नारा इनको नाम दिया गया था, उसी तरह कक्का और बाबा का अब इनकी जोड़ी मानी जा रही है। तो देखिए, नंबर 1 बात यह है। नंबर 2 बात यह है, मैं आपके लोकप्रिय चैनल पर यह बताना चाहता हूं कि 2003 में 3 इलाकों में नक्सलवाद था जो 20 जिलों में पहुंच गया और इसकी दस्तक अंबिकापुर तक पहुंच गई। ये छत्तीसगढ़ के लिए और अंबिकापुर के लिए बहुत कलंक का विषय था। वहां का आदिवासी भी भटकने को आतुर था। वो सारी व्यवस्था आज आप देखिए कि नक्सलवाद फिर सीमित हो गया, आदिवासियों की फिर सुनी जाने लगी, फिर वनांचल के लोगों का हित होने लगा, विकास की मुख्य धारा में जुड़ गए। कहां से भारतीय जनता पार्टी आएगी बताइए आप? इन्होंने 2008 और 13 में कहा, संकल्प पत्र लाए और बोले घोषणा पत्र में कि भाजपा का कहना साफ, किसानों का कर्जा माफ, एक किसान का पैसा माफ नहीं किए। 2100 रुपए इन्होंने धान की कीमत कही और 300 रुपए बोनस कहा और इन्होंने एक बार भी धान की कीमत बराबर नहीं दी। तो आज चाहे किसी की भी घोषणा पत्र से काफी पेस्ट करें तो कैसे उसको कर पाएंगे? अपना विश्वास कैसे बढ़ा पाएंगे? ये महत्वपूर्ण बात है जी। अनिल सिंह जी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीनों कार्यकाल में कभी भी घोषणा पत्र में किसानों का कर्जा माफ नहीं कहा है। और पढ़ लीजिए, नारा था आपका, कहना साफ, किसानों का कर्जा माफ। अब आप
2028 में कह देंगे भैया हमने नहीं कहा धान का 3200 देंगे, 3100 देंगे, आप कल कुछ भी कह सकते हैं। एक बार आप घोषणा पत्र लाते हैं, दूसरे दिन मुकर जाते हैं। इसी बात के कारण तो आप लिमिटेड सीटों पे आ गए 11-12 पे, और इसी तरह झूठ बोलते रहेंगे। आप पहले प्रवक्ता है, मैं कितने चैनलों पे बैठा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने स्वीकार किया कि हमने कहा था कर्ज माफी का, लेकिन हम नहीं कर पाए। और आप पहले प्रवक्ता हैं जो कह रहे हैं कि कर्ज माफी हमारे वादे में ही नहीं था। जाके पहले संकल्प पत्र पढ़िए 8 और 13 का। आज हमारे का कहना था किसानों का कर्जा माफ, पहला नारा था आपका, एक किसान का माफ नहीं किया। आपने काफी बोल लिया है, एहतराम जी को अपनी बात रखने दीजिए। एक मिनट अनिल सिंह जी का मैं जवाब दे दूं। अनिल सिंह जी, हमारे इस घोषणा पत्र में हमने कहा है, थोड़ा हमें घोषणा पत्र दिखा दीजिए। हमने कोई ऐसा घोषणा पत्र नहीं। चलिए आप दोनों को रोकना चाहूंगी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख जानना चाहूंगी मैं यहाँ पर। आप इन आरोप प्रत्यारोप को आशीष जी कैसे देख रहे हैं? एक तरफ 10 सीटों में जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी से हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से कांग्रेस की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनाव का समय है, आरोप प्रत्यारोप तो एक राज्य चुनाव में इस समय सभा पर होता है, मैं उसको इसी तरीके से देखूंगा। लेकिन अगर हम जमीनी बातों पर अगर आप बहस करें और 10 सीटों का आधार पूछें, किस आधार पर वो 10 सीट का दावा कर रहे हैं, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो चोपड़ा साहब की बात फिर से कर रहे थे, तो इस पे थोड़ा जमीनी हकीकत नजर नहीं आती है। ये आरोप प्रत्यारोप में ही सीमित रह जाती बातें। अगर सरगुजा की सीट बाई सीट क्या समस्याएं रही हैं, सरगुजा की भावनाएं क्या रही हैं, आखिर 2 महीना पहले टीएस सिंहदेव को क्यों उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था? बिल्कुल, एक तरफ जय वीरू की दोस्ती कही जा रही है और दूसरी तरफ पार्टी में अंतरकला देखी जा रही है, इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया ठीक चुनाव से पहले। क्या नारा था, मतलब कि तो कौन सा नारा था? ये कांग्रेस से ही आया नारा था या दिल्ली में जब चल रहा था कि छत्तीसगढ़ लौट रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, तो कौन से नारे थे? वो सरगुजा से ही निकला हुआ एक नारा था। तो उन चीजों को समझना होगा, फिर उसके बाद अंदाजा लगा पाएंगे इन चुनाव में हम किस ओर बढ़ रहे हैं और सीटें किस तरह की आ रही हैं। कांग्रेस ने नो डाउट बहुत सारे काम अच्छे किए हैं, ग्रामीण इलाकों में सरकार ने एक अपनी पैठ बनाई है, लेकिन सरगुजा का जो तासीर है, सरगुजा का जो समझ है, वो कुछ अलग रहता है छत्तीसगढ़ के बाकी इलाकों से। उसकी एक अलग बिल्कुल यहाँ के समीकरण कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। अनिल जी एक सवाल मेरा आपसे है, यहाँ पर बीजेपी के पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने 10 सीट पर अपनी जीत का दावा कर दिया है। आपसे समझना चाहूंगी 2018 में तो 14 की 14 सीटें आपके पास है, लेकिन इस बार के चुनाव की क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? कितनी सीटों का दावा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है? साक्षी जी, हम लगभग सभी सीटें जीतेंगे, और मैं ये सिर्फ बिना आधार के नहीं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण और कांग्रेस का टिकट वितरण आप देख लीजिए। हमारे विधायक जो निष्क्रिय थे या जिनकी सक्रियता कम देखी गई, उनका टिकट काटकर पार्टी ने बहुत बोल्ड डिसीजन दिया और अच्छे लोगों को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी को वहां केंद्रीय मंत्री को उतारना पड़ा, और दूसरी जगह तो भरतपुर सोनहत से लड़ रही है, जबकि वो दूसरे जिले की निवासी है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मौखलाहट से बड़े बड़े चेहरों को उतारा जरूर है, लेकिन जनता में उनकी पकड़ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी बात यह देखिए कि उन्होंने किसी भी प्रदेश या सरगुजा संभाग के किसी भी नेता का चेहरा सामने नहीं किया है, और कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि भाई हमने ये टिकट डिसाइड करवाई या। लेकिन बार-बार एक ही सवाल आता है, बार-बार एक ही सवाल आता है अनिल जी कि सरगुजा संभाग की जो जनता है, इसीलिए कांग्रेस की झोली में सारे वोट डाल दिए थे कि उनके राज परिवार के जो नेता आते हैं, बड़ा चेहरा माना जाता है कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव, उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसीलिए वोट डाले। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो तस्वीरें साफ है। अब देखना होगा कि आखिर आप दोनों की पार्टी कितनी कितनी सीटें यहां पर लाती है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल सिंह जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही एहतराम साहू बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आशीष तिवारी हमारे साथ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ की खास चर्चा में आज हमने बात की है, जिस तरीके से पहले चरण में चुनाव हुए बस्तर संभाग को लेकर, अब जो है सरगुजा संभाग पर नजर बनी हुई है, क्योंकि सरगुजा संभाग में 14 सीटें आती हैं और 14 की 14 सीटें जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है। अब देखना होगा कि 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जो दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, आखिर यहां किस तरीके से सरगुजा संभाग पर नजर जो है पार्टियों की बनी हुई है और कितनी सीटें किसके पक्ष में आती हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।